चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, इससे पहले आपको पता होगा कि फूड एंड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन का मॉडल पेपर हमने आपको दे रखा है। उसको आप लोगों ने देखा होगा, अगर नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। और ये फूड एंड न्यूट्रिशन जो कि खास करके आपके यूनिवर्सिटी के हिसाब से रखा गया है, तो इसको भी आपको दिखाने का प्रयास कर दिया हमने। बहुत सारे लोगों का कमेंट आ रहा था कि सर जी कि फूड एंड न्यूट्रिशन क्या होता है, इसके बारे में बताएं। तो फूड माने होता है भोजन अर्थात आहार, और न्यूट्रिशन माने होता है पोषण, तो यह पोषक तत्व। तो न्यूट्रिशन एंड फूड, इसी के बारे में हमको चर्चा करनी है। अब आइए हम इससे देखते हैं आज के वीडियो के अंतर्गत टॉप 100 MCQs अर्थात मल्टीपल चॉइस ऑफ क्वेश्चंस हम इस वीडियो के अंतर्गत देखने का प्रयास करेंगे। अर्थात ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न, बहुविकल्पी टाइप के प्रश्न इस वीडियो के अंतर्गत होंगे, जो कि 100 की संख्या में अर्थात 100 से अधिक होंगे। और इस वीडियो को देखने के बाद में आपको कोई डाउट्स नहीं रहेगा। बहुत सारे प्रश्न आपके एग्जाम्स में फंसेंगे इस वीडियो से। तो आप लोग वह वीडियो जो इससे पहले हमने डाली है उसको देख लीजिएगा, जो हमने हेल्थ एंड केयर वाली वीडियो डाली उसको भी देख लीजिएगा। और यह वीडियो तो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, आहार एवं पोषण। इसमें हम जो है मॉडल पेपर आपको देंगे। और इस वीडियो के माध्यम से BA के छात्र छात्र हैं, BSc के छात्र छात्र हैं, हमारे BSc BCom के छात्र छात्र हैं, और BSc AG के छात्र छात्र हैं, और इसी के साथ BSc होम साइंस के छात्र छात्र हैं। सभी जो भी होता है आपके स्नातक के स्तर के, उन सभी के लिए लेक्चर बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर स्नातक में भी ऐसा कोई पेपर होता है तो उसके लिए भी इम्पोर्टेंट होगा। अगर आहार और पोषण, जिस भी आहार और पोषण अगर आपके होम साइंस में संकलित है, मैं बता दूं होम साइंस BA सेकंड ईयर में और BA फर्स्ट सेमेस्टर में भी होम साइंस के ये रखा गया, तो उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है यह लेक्चर आहार एवं पोषण वाले के लिए। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे। रट लो इन प्रश्नों को, बहुत ही ज़्यादा प्रश्न यहाँ मतलब कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और आपको एक बात और यहाँ पर बताने का प्रयास करूँगा मेरे प्यारे दोस्त, कि हिंदी साहित्य का यह लेक्चर अभी भी हमने बताया है, जिसमें हमने हिंदी साहित्य का एक प्रकार से पेपर को सॉल्व किया है। इसमें 40 ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्नों को हमने बताने का प्रयास किया है, जो कि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आपकी परीक्षा अगर ऑब्जेक्टिव फॉर्म में होनी है तो आपके लिए यह वीडियो एक प्रकार से आप क्या करेगा, मास्टर जो है चाबी एक प्रकार से बोल सकते हैं। 40 के 40 प्रश्न आपके एग्जाम्स में आएंगे, ये बात आप ध्यान रखेंगे। ये DDU यूनिवर्सिटी का पेपर है, 102 वाला, 101 वाला, 103 वाला, इन तीन मतलब कि ऑलरेडी पहले से हमने अपलोड कर दिया था। 102 वाला बचा था, इसके भी हमने आपको कर दिए। पेपर हमको मिला BA फर्स्ट सेमेस्टर के ऑब्जेक्टिव मॉडल पेपर है। इसमें बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। और आपको बता दूं, अगर आप लोगों ने फिजिकल एजुकेशन का वीडियो नहीं देखा, ये भी अनिवार्य प्रश्न पत्र होता है BA वालों के लिए, तो ये भी इंपॉर्टेंट है आपका BE BSc BCom सभी के लिए, BSc AG और BSc होम साइंस सभी के लिए। ओके, इसमें हमने टॉप 100 प्रश्नों पर चर्चा करी है, फिजिकल एजुकेशन अर्थात शारीरिक शिक्षा और खेल कूद को लेकर के। ओके, और भी इस पर वीडियो में बनाने का प्रयास करूंगा। वहीं आपको बता दूं कि ये भी वीडियो आपके समक्ष हो चुकी है, हेल्थ एंड केयर वाली। इसको नहीं देखा तो देख लीजिएगा। मैं जितने भी अनिवार्य प्रश्न पत्र होंगे उनको मैं एक प्लेलिस्ट क्रिएट कर दूंगा, उसमें मैं सभी अनिवार्य वीडियो को रख दूंगा जो अनिवार्य प्रश्न पत्र से अर्थात को करिकुलम कोर्स से संबंधित है। ओके, तो यहाँ पर ये देख लीजिएगा, ये भी वीडियो अवेलेबल है। और ये जो आहार पोषण एवं स्वच्छता अर्थात फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन का पेपर जो हुआ, इसको भी हमने आपको दे दिया। मतलब कि इसमें भी ऑब्जेक्टिव के प्रश्नों को हमने रखा है। और ये इकोनॉमिक्स का पेपर हुआ है, इसको देख लीजिएगा। लिखित वालों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है ये। सोशियोलॉजी का पेपर, इसको देख लीजिएगा। प्राचीन इतिहास का देख लीजिएगा, पेपर अवेलेबल करवा दिया हमने। 2022 का पेपर है, सभी को सॉल्व करके मतलब सभी के सॉल्व आपको बता दिए कहाँ कहाँ पर मिल जाएंगे, क्या क्या चीज़ें। शिक्षा शास्त्र का पेपर हो गया आपका, भूगोल का पेपर हमने दे दिया, पॉलिटिकल साइंस का आपको दे दिया, और उसके बाद में हिंदी साहित्य का भी हमने दे दिया आपको। ये जनरल चंद्रशेखर बलिया विश्वविद्यालय का पेपर है ये सब। और आपको बता दूं कि और भी जो पेपर हो रहे हैं होम साइंस का, जैसे अभी हमारे पास नहीं आया, साइकोलॉजी का नहीं आया, दर्शन शास्त्र का नहीं आया, या इसी प्रकार से जो अन्य सब्जेक्ट हैं जिनका नहीं, अंग्रेजी का नहीं आया, इंग्लिश लिटरेचर का, तो अगर इनका आपके पास पेपर है, किसी के पास अगर पेपर अभी हुआ होगा या फिर होने वाला है, तो जैसे ही पेपर होता है आप हमारे नंबर 9161936062 पर, क्या 9161936062, फिर सुनिए 9161936062 मेरा व्हाट्सएप नंबर है। इस पर आप लोग SMS कर दीजिएगा उस प्रश्न पत्र को। ओके, साफ साफ चीज़ों में, ओके, साफ साफ फोटो लेंगे, उसके बाद में लिखेंगे। अब आइए मैं प्रश्नों को आपके समक्ष दिखाने का प्रयास करता हूं। आहार और पोषण से कैसे कैसे प्रश्न बनते हैं एग्जाम्स में, इसको जानने का प्रयास करते हैं। प्रश्न आपके समक्ष है पहला, कि भोजन के 7 भोज्य समूह के भोज्य पदार्थों की मात्रा इस प्रकार लेनी चाहिए कि समस्त पौष्टिक तत्वों उन भोज्य पदार्थों द्वारा उपयुक्त मात्रा में भोजन में सम्मिलित जो है किए जाए,
तो इसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं भाई, उसी को हम आहार नियोजन कहते हैं। क्या कहते हैं, आहार नियोजन कहते हैं। ऑप्शन नंबर इसका डी इज राइट आंसर। ओके, तो भोजन के सातों अर्थात भोज समूह के भोज्य पदार्थों की मात्रा इस प्रकार लेनी चाहिए कि समस्त पौष्टिक तत्वों उन भोज्य पदार्थों के द्वारा उपयुक्त मात्रा में भोजन में सम्मिलित किए जाएं। तो इस प्रक्रिया को या फिर इस व्यवस्था को हम लोग आहार नियोजन या आहार आयोजन के नाम से जानते हैं। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे। आहार नियोजन का उद्देश्य क्या होता है, तो पौष्टिक, रुचिकर तथा जो है विविधतापूर्ण या फिर विविधतापूर्ण आहार का उपलब्ध करवाना ही आहार नियोजन अर्थात आहार आयोजन का जो है तात्पर्य होता है, उसका उद्देश्य होता है। अगला प्रश्न आपके समक्ष आ चुका है मेरे प्यारे दोस्त। प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से कौन आहार नियोजन को प्रभावित करता है। निम्नलिखित में से कौन आहार नियोजन को प्रभावित करता है भाई, तो परिवार की संरचना करती है, परिवार के सदस्यों की संख्या करती है, परिवार के सदस्यों की रुचि करती है। तो जो है अच्छी बात यह है कि तीनों करते हैं। ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा, डी होगा, उपयुक्त तो सभी। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न आपके समक्ष है कि निम्न में से, क्या प्रश्न है, निम्न में से कौन आहार नियोजन का सिद्धांत है। निम्न में से कौन आहार नियोजन का सिद्धांत है भाई, तो परिवार के सदस्यों की रुचि बिल्कुल है, सदस्य की बचत करने वाला, समय की बचत करने वाला बिल्कुल, आहार का समय निश्चित हो बिल्कुल, ये तीनों होगा। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट है। अगला प्रश्न है अर्थात आहार की व्यवस्था की जाए, भोजन की व्यवस्था कैसे की जानी चाहिए। या तो भाई कोनो के परिवार में रुचि है किसी भोजन के प्रति, तो उसके हिसाब से किया जाता है, या समय को ध्यान में रखते हो कि हाँ कम समय में क्या बन जाएगा, उसके हिसाब से भोजन बनता है, या आहार का समय जो है निश्चित हो, इसमें भी चीज़ें होती हैं। तो आहार नियोजन को समय ध्यान में रख करके बनाया जाता है, तो ये आपका डी होगा। अगला प्रश्न है दूध से बने पदार्थ कौन कौन से हैं। दूध से बने पदार्थ कौन कौन से हैं भाई, तो खोया भी दूध ही से बनता है, पनीर भी दूध ही से बनती है, दही भी दूध से बनती है। आपका डी होगा। ऑप्शन नंबर इसका कौन सा होगा, डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है द्वितीय समूह में पदार्थ आते हैं। द्वितीय समूह में कौन से पदार्थ आते हैं, द्वितीय समूह में कौन से पदार्थ आते हैं, तो भाई जो मांस मछली होता है आपका, ये द्वितीय समूह में आता है। ऑप्शन नंबर इसका ये करेक्ट है। अगला प्रश्न देखते हैं, षष्ठ समूह में पदार्थ आते हैं। षष्ठ समूह में कौन से पदार्थ आते हैं भाई, छठवें समूह में भोजन के, तो आटा, रोटी, ब्रेड, ये सब जो है सभी के सभी चीज़ें आती हैं। ये सब चूंकि बनते किससे हैं, अनाजों से, तो षष्ठ समूह में आपके अनाज वगैरह सब है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट है। अगला प्रश्न देखो मेरे भाई। अगला प्रश्न है खाद्य पदार्थ के समूह जो है आते हैं। खाद्य पदार्थ के समूह कितने आते हैं भाई, तो खाद्य पदार्थ के समूह जो है मुख्य रूप से जो आते हैं वो 7 आते हैं। कितने आते हैं, 7 आते हैं। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट है, 7। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, हमारे मतलब हमें सबसे शीघ्र ऊर्जा मिलती है। हमें सबसे शीघ्र ऊर्जा किससे मिलती है, प्रोटीन से या ग्लूकोज से या फिर वसा से, विटामिन से, किससे मिलती है भाई, तो हमको जो सबसे तेज ऊर्जा मिलती है, अति शीघ्र ऊर्जा मिलती है, वो ग्लूकोज से मिलती है। किससे मिलती है, ग्लूकोज से। इसीलिए आपको पता होगा कि ग्लूकॉन डी वगैरह लोग पीते हैं, तो इससे हमको शीघ्र अति शीघ्र ऊर्जा मिलती है। ऑप्शन नंबर इसका बी। अगला प्रश्न है सब्जी भाजी किन भोज्य पदार्थों की श्रेणी में आती हैं। जितनी भी सब्जियां वगैरह होती हैं ये कुछ किस भोज्य श्रेणी में आती है, किस भोज्य पदार्थ में आती हैं, तो ये आपकी आती है रक्षात्मक भोज्य पदार्थ में, रक्षात्मक में। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट है। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सा आहार संपूर्ण है। फल आहार संपूर्ण है, या मांस है, या फिर दूध है, तो कौन सा आहार जो है संपूर्ण है, तो दूध जो है ये आहार में अपने आप में क्या है, संपूर्ण है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट है। दूध जो है अपने आप में संपूर्ण है, क्योंकि एक बच्चा जो होता है वो कुछ और नहीं खाता, केवल दूध पीता है, लेकिन वो जीवित रहता है, तो दूध क्या है, अपने आप में एक जो है संपूर्ण आहार है। दूध अगर आपको मिलता है तो आप मरेंगे नहीं, ये आप मुझसे लिखवा करके ले लीजिए, स्टम्प आप लाइए, मैं लिख दूँ। तो अगर आप दूध पीते हैं अच्छे तरीके से, अगर खाना भी नहीं मिलता आपको, तो आप मरेंगे नहीं, ये बात आप ध्यान रखेंगे। ओके, चलिए। और आपको जो है मैं बता दूं कि जो है इससे कोई व्यक्ति जो है नाराज़ मत होइएगा कि हाँ हमने मरने वगैरह का नाम ले लिया। बहुत सारे लोग गुस्सा हो जाते हैं कि सर जी आप मरने की बात या फिर ऐसी इस प्रकार की बात ना किया करें, बिल्कुल नहीं करेंगे। चलिए आगे देखते हैं मेरे भाई फटाफट से। अब इस पर जब मैं भाई बोलता हूँ तो मेरी बहनें जो हैं वो भी नाराज़ हो जाती हैं, तो भाइयों बहनों ओके, मोदी जी हम बन जाते हैं थोड़ी देर के लिए। चलिए तो देखो भाई अगला प्रश्न आपके समक्ष क्या है, फिर भाई निकल गया, कोई दिक्कत नहीं। तो भाई निकलेगा, ये आदत है, और आप लोग सेटिस्फाई करिए, मतलब कि एक प्रकार से इसको मैनेज करिएगा। अगला प्रश्न इसमें से कौन सा संपूर्ण आहार है भाई, तो आपका दूध होता है। अगला प्रश्न देखें कि भोजन में ऊर्जा का साधन क्या है। भोजन में ऊर्जा का साधन क्या है भाई, खनिज लवण है, या स्टार्च है, कार्बोहाइड्रेट है। तो भोजन में जो ऊर्जा का साधन है वो कौन सा है, कार्बोहाइड्रेट। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट है। अगला प्रश्न है भारतीय स्वास्थ्य संगठन ICMR ने
भारतीय स्वास्थ्य संगठन ICMR ने समस्त पोषक तत्वों की सुचारू पूर्ति के लिए भोज्य पदार्थों के समूह निर्धारित किए हैं। कितने करें भाई? तो उन्होंने 5 करे हैं। कितने करे हैं उन्होंने तो 5 करे हैं। ओके, ऑप्शन नंबर इसका भी करेक्ट है। बाकी मुख्य रूप से पूछा आता है तो कितने हैं भाई? 7। ओके, आगे देखते हैं। अगला प्रश्न देखो आपके समक्ष आ चुका है। प्रश्न क्या है? प्रश्न आपका है कि अमेरिका के नेशनल रिसर्च काउंसिल, अमेरिका के नेशनल रिसर्च काउंसिल ने भोज्य पदार्थों के कितने मौलिक समूह निर्धारित किए हैं? तो इन्होंने कितने करें भाई? अमेरिका के नेशनल रिसर्च काउंसिल ने भोज्य पदार्थों को 7 तरीके से बताया। 7 भोज्य पदार्थ, ऑप्शन नंबर इसका सही करेक्ट है। और जो भारतीय हिसाब से बात की है तो 5 ही हैं। ओके, तो दोनों आप लोग जानते रहिएगा। अगला प्रश्न है, भोजन हो सकता है केवल शाकाहारी, केवल मांसाहारी या शाकाहारी और मांसाहारी दोनों? तो सभी को पता होगा सब भोजन शाकाहारी भी हो सकता है, मांसाहारी भी हो सकता है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट है, दोनों हो सकता है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा भोजन का कार्य है? निम्न में से कौन सा भोजन का कार्य है? तो भाई कार्य क्या है? ऊर्जा व शक्ति उत्पन्न करना बिल्कुल कार्य होता है भोजन का। तो भोजन का कार्य क्या है? ऊर्जा व शक्ति भी प्रदान करता है। शरीर की टूट फूट जो हो जाती है उसकी मरम्मत भी करने का कार्य किसका होता है? तो उस भोजन का ही होता है। शरीर की वृद्धि एवं विकास करना हुआ तो उसमें भी भोजन सहायता प्रदान करता है। तो आपको ऑप्शन डी में मिल रहा है इकलौता ऑप्शन, ये सभी यही करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर इसका डी होगा। ओके, अगला प्रश्न देखो भाई नेक्स्ट, हमारा भोजन कितने भागों में बटा होता है? तो हमारा भोजन जो होता है वो मुख्य रूप से 3 भागों में बटा हुआ होता है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट है। ओके, अगला प्रश्न है, भोजन हमारे लिए उपयोगी है क्योंकि यह शरीर का निर्माण करता है? बिल्कुल करता है। शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है इसलिए भी हमारे लिए उपयोगी है। व्यक्ति को मानसिक संतुष्टि प्रदान करता है इसीलिए भी भोजन हमारे लिए उपयोगी है। इसीलिए उपयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखते हैं भाई। अगला प्रश्न है, सुरक्षात्मक तत्वों की प्राप्ति के साधन है। सुरक्षात्मक तत्वों की प्राप्ति के साधन है विटामिन या खनिज लवण या जल, ये सभी। तो सुरक्षात्मक तत्वों की प्राप्ति के जो साधन है, खनिज भी होते हैं, विटामिन लवण भी होते हैं, मतलब कि खनिज लवण भी होते हैं, विटामिन भी होते हैं, जल भी होते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिएगा, भोजन के मनोवैज्ञानिक कार्य क्या है? भोजन के मनोवैज्ञानिक कार्य क्या भाई? तो संवेगात्मक आवश्यकताओं की संतुष्टि करना ये भोजन का मनोवैज्ञानिक कार्य है। साथ ही साथ भावनाओं को व्यक्त करना भी भोजन का ही कार्य, मनोवैज्ञानिक कार्य होता है। मानसिक तनाव भी भोजन अगर आपको लोग कर लेते तो कम होता थोड़ा सा। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा? डी हो। तो कभी आपको मानसिक तनाव हो तो आप पहले क्या करें? आप अगर भूखे हैं तो भोजन कर लीजिएगा। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, शरीर की वृद्धि वह विकास करने वाला पदार्थ है। एक बार वीडियो को फटाफट से जितने भी लोग देख रहे हैं लाइक और शेयर कर दीजिएगा। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला हिटी पॉइंट में। आप सभी लोग जो है शुक्ला हिटी पॉइंट पर देख रहे हैं फूड एंड न्यूट्रिशन नामक अनिवार्य प्रश्न पत्र को करिकुलम विषय, जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। BA BSc BCom BSc AG एंड BSc होम साइंस के छात्र छात्राओं हेतु बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण। अगर आप प्रथम सेमेस्टर में हैं या फिर आप जो है अभी प्रथम सेमेस्टर की बात करते हैं तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप लोग इसको रट लीजिएगा। इन प्रश्नों को 2 से 3 बार वीडियो को देखिएगा। वीडियो लाइव होने के बाद में आपकी चैनल पर शुक्ला हिटी पॉइंट पर ही इसी चैनल पर अपलोड हो जाएगी। आप लोग इसको बाद में भी देख सकते हैं। शरीर की वृद्धि व विकास करने वाला पदार्थ है प्रोटीन या कार्बोहाइड्रेट या वसा या विटामिन व खनिज लवण? बताने का प्रयास करें सभी लोग फटाफट से, सभी लोग बताने का प्रयास करें। बिल्कुल करेक्ट आंसर आप सभी का आ रहा है। तो शरीर की वृद्धि व विकास करने वाला जो पदार्थ है मेरे प्यारे दोस्तों, शरीर की वृद्धि व विकास करने वाला जो पदार्थ है वो आपका कौन सा होता है? प्रोटीन। ऑप्शन नंबर इसका ये करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, ऊर्जा उत्पादक तत्व कौन सा है? प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट व वसा है या फिर खनिज व मतलब विटामिन या खनिज लवण है या फिर जल होता है? तो भाई ऊर्जा उत्पादक जो तत्व है वो कार्बोहाइड्रेट से भी ऊर्जा मिलती है और फैट से भी ऊर्जा मिलती है, वसा से। ऑप्शन नंबर इसका भी करेक्ट है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन भोजन के कार्यों का वर्गीकरण के अंतर्गत आता है? भोजन के सामाजिक कार्य, भोजन के मनोवैज्ञानिक कार्य या भोजन के शारीरिक मतलब क्रियात्मक कार्य? तो ये सभी होते हैं। तो भोजन के कार्यों का वर्गीकरण, भोजन का एक सामाजिक कार्य भी होता है, भोजन का मनोवैज्ञानिक कार्य भी होता है, भोजन का क्रियात्मक कार्य भी होता है। तो ये सभी होते हैं। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखते हैं भाई। अगला प्रश्न है आपके समक्ष की ICMR का पूरा नाम क्या है? ICMR जो कि एक प्रकार से भारतीय फूड को लेकर के जो है जो भारतीय स्वास्थ्य संगठन है ICMR उसी को कहा जाता है। तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है, मतलब इसका पूरा नाम क्या है भाई? तो इसका पूरा नाम है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। क्या नाम है? इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। ऑप्शन नंबर डी में दिया है। ओके, आपको ऑप्शन नंबर डी में दिया। ओके, आपसे एग्जाम से प्रश्न पूछेगा कि शरीर को स्वस्थ रखने के लिए क्या आवश्यक होता है? तो संतुलित आहार जो है शरीर को स्वस्थ रखने के लिए आवश्यक होता है।
शारीरिक श्रम करने वाले व्यक्ति को लगभग और लगभग दिन भर में कितनी आवश्यकता होती है, कितनी जो है कैलोरी की। तो ये शारीरिक श्रम करने वाले एक व्यक्ति को लगभग कितनी कैलोरी की आवश्यकता होती है, तो 3600 कैलोरी की आवश्यकता होती है। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे। और साधारण कार्य करने वाले व्यक्ति को, तो साधारण कार्य करने वाले व्यक्ति को अब भाई कितनी कैलोरी की आवश्यकता होती है, आइए हम बात कर लेते हैं। प्रश्न ही आपके समक्ष आ चुका है। प्रश्न क्या है, बड़े ध्यान से देखेंगे। प्रश्न है कि साधारण कार्य करने वाले एक व्यक्ति की लगभग कितनी कैलोरी की आवश्यकता होती है, एक साधारण व्यक्ति के कार्य करने की भाई, तो कितनी होती है, तो कितनी होती है, तो भाई कितनी होती है वो 2500 से लेकर के 3000। ओके, ऑप्शन नंबर इसका ये करेक्ट है। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, किस आहार को संपूर्ण कह सकते हैं, फटाफट से बताने का प्रयास करें। किस आहार को संपूर्ण कह सकते हैं, अभी भी मैंने बताया था आपको, दूध को। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट है। अगला प्रश्न आपके समक्ष आ चुका है, संतुलित आहार क्या है। संतुलित आहार क्या है भाई, संतुलित आहार क्या होता है, जिसमें उचित खाद्य पदार्थ का समावेश हो वो भी संतुलित आहार है। जिसमें सभी पोषक तत्व उचित मात्रा व अनुपात में हो, ये भी पोषक तत्व कहलाता है या संतुलित आहार कहलाता है। या फिर सुपाच्य, आकर्षण व रुचिकर हो, वो भी आपका संतुलित आहार ही कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी होगा। ओके, अगला प्रश्न है, वृद्धि काल में भोजन में किन पोषण तत्वों का अधिक समावेश होना चाहिए भाई। तो वृद्धि काल में जो है बात की जाए, भोजन में जो है प्रोटीन की जो आवश्यकता है उसको बढ़ा देनी चाहिए। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट है। अगला प्रश्न है, रक्त तालपता रोग किस खनिज लवण की कमी से होता है। रक्त तालपता जो रोग है वो लौह तत्व को, अगर आपके अंदर कमी हो जाती है, लौह तत्व की, आयरन की कमी होती है, तो आपको क्या होता है, रक्त तालपता नामक रोग हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट होगा, लौह तत्व। अगला प्रश्न है, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में कितनी कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। तो 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में जो है 4.1 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। ऑप्शन नंबर इसका भी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, कुपोषण के कारण होने वाला रोग कौन सा है। तो कुपोषण के कारण कौन सा रोग होता है भाई, तो कुपोषण के कारण जो है क्वाशियोरकर नामक रोग और मैरेमस, ये दोनों रोग हो जाते हैं किसके कारण से, कुपोषण के कारण से। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, एग्जाम्स में आ सकता है। ऊर्जा मापने की इकाई कौन सी भाई, ऊर्जा की माप की इकाई कौन सी है, आपकी कैलोरी है। अगला प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है, पुरुष की अपेक्षा स्त्री के आहार में कैलोरी की मात्रा कम होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। तो भाई कम होनी चाहिए, तो पुरुष की अपेक्षा स्त्री के आहार में कैलोरी की मात्रा कम होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर इसका ही करेक्ट है। अगला प्रश्न, संतुलित भोजन के लिए आवश्यक है भाई, संतुलित भोजन के लिए क्या आवश्यक है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट या वसा, या फिर सभी। तो भाई ये सभी, प्रोटीन, संतुलित भोजन के लिए प्रोटीन भी जरूरी है, कार्बोहाइड्रेट भी जरूरी है, वसा भी जरूरी है, ये सभी जरूरी है। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, एक कैलोरी में कितने किलो कैलोरी होती है। एक कैलोरी में कितने किलो कैलोरी होती है भाई, तो 1 किलो कैलोरी में जो है 1 kcal। ऑप्शन नंबर इसका ए, ठीक, 1 किलो कैलोरी 1 kcal। अगला प्रश्न देखते हैं भाई। अगला प्रश्न आपके समक्ष है। अगला प्रश्न है, 1 ग्राम प्रोटीन में कितनी जो है एनर्जी मिलती है। 1 ग्राम जो है, प्रश्न क्या है आपके समक्ष, 1 कैलोरी में कितने जूल होते हैं, आपसे पूछा है, जो कितने बताएंगे, 4100 जूल होता है। एक कैलोरी में 4100 जूल होता है, ये बात भी ध्यान रखिएगा। ओके, आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके समक्ष क्या है। अगला प्रश्न आपके समक्ष आ चुका है कि 1 ग्राम प्रोटीन, प्रश्न क्या है भैया, प्रश्न है कि 1 ग्राम प्रोटीन में कितनी एनर्जी मिलती है। तो 1 ग्राम प्रोटीन में आपकी 4 जो है 1 किलो कैलोरी की जो है, एक मतलब 1 ग्राम प्रोटीन में 4.1 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में कितनी ऊर्जा मिलती है। तो 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में 4.1 किलो कैलोरी की ऊर्जा भी मिलती है। ओके, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट है। अगला प्रश्न देखते हैं, कार्बोहाइड्रेट प्राप्ति के प्रमुख स्रोत कौन से हैं। तो भाई कार्बोहाइड्रेट जो है हमको शक्कर में भी मिलती है, गुड़ में भी मिलती है, शकरकंद में भी मिलती है। ऑप्शन नंबर इसका डी दिया, ऊपर सभी में मिलती है। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, एक जटिल कार्बोज है, एक जटिल कार्बोज है, तो सेलुलोज या फिर जो है ग्लाइकोजन या स्टार्च या पेप्टिन। तो एक जटिल कार्बोज जो है आपका कौन है, सेलुलोज है। ऑप्शन नंबर इसका एक करेक्ट है। अगला प्रश्न देखते हैं, कार्बोहाइड्रेट की कमी से क्या होता है। कार्बोहाइड्रेट की कमी से क्या होता है भाई, कमजोरी आती है। कार्बोहाइड्रेट की कमी से क्या होता है, कमजोरी आती है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, सभी स्तनधारियों के दूध में उपस्थित रहता है। तो सभी स्तनधारियों के दूध में क्या उपस्थित रहता है भाई, लैक्टोज जो होता है वो सभी स्तनधारियों के दूध में उपस्थित होता है। दूध में खास करके लैक्टोज ही पाया जाता है। ओके, इसीलिए इसको नापने के लिए जो है लैक्टोमीटर का प्रयोग किया जाता है। ओके, अगला प्रश्न है, सरलतम शर्करा होती है। सरलतम शर्करा कौन सी होती भाई, ग्लूकोज जो होती है सरलतम शर्करा। ऑप्शन नंबर इसका ही करेक्ट है। अगला प्रश्न देखेंगे आप सभी लोग, जो है पेक्टिन पाया जाता है। पेक्टिन किस में पाया जाता है भाई, पेक्टिन जो है आपका किस में पाया जाता है, पके हुए फलों में पेक्टिन पाया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट है। अगला प्रश्न देखते हैं, कार्बोहाइड्रेट को शर्करा इकाइयों की दृष्टि से कितने वर्गों में विभाजित किया गया है।
कार्बोहाइड्रेट्स को शर्करा इकाइयों की दृष्टि से कितने वर्गों में विभाजित किया गया भाई? तो 3 वर्गों में विभाजित किया गया। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कार्बोहाइड्रेट्स प्राप्ति का प्रमुख साधन नहीं है। निम्न में से, प्रश्न क्या है, निम्न में से कार्बोहाइड्रेट्स प्राप्ति का प्रमुख साधन नहीं है। कौन नहीं है भाई? तो दूध से जो है कार्बोहाइड्रेट की प्राप्ति जो है लगभग नहीं होती है। बाकी चीनी से, गुड़ से और शहद से, इन सभी से जो है कार्बोहाइड्रेट की प्राप्ति होती है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कार्बोहाइड्रेट प्राप्ति के साधन है। आलू, अरबी, जिमीकंद, उपरोक्त सभी। तो भाई इन सभी से मिलती है कार्बोहाइड्रेट। ओके, किससे? इन सभी से मिलती है। रिकेरी रोजरी किस रोग का लक्षण है? तो अस्थि विकृति का जो है लक्षण है। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, पके हुए फल, शहद, शकरकंद, गन्ना, शलजम आदि कौन सी शर्करा के साधन? ग्लूकोज के, गैलेक्टोज के, या फिर सुक्रोज के, या फिर डाई सुक्रोज के? बताने का प्रयास करें। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो ये सब ग्लूकोज के हैं। ओके, ऑप्शन नंबर इसका है। ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है? C6H12O6। ओके, अगला प्रश्न है, कार्बोहाइड्रेट का प्रमुख कार्य क्या है? तो कार्बोहाइड्रेट का कार्य क्या होता है भाई? कि शरीर में ऊर्जा एवं शक्ति उत्पन्न करता है। कौन? कार्बोहाइड्रेट। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट है आपकी परीक्षा की दृष्टि से भी। और ये देखिए प्रश्न क्या है। प्रश्न है कि सुक्रोज की प्राप्ति का साधन है। सुक्रोज की प्राप्ति का साधन क्या है भाई? प्रश्न क्या है? प्रश्न है आपका कि सुक्रोज की प्राप्ति का साधन है भाई। सुक्रोज की प्राप्ति का साधन क्या है? चुकंदर से भी मिलता है, गन्ने से भी मिलता है सुक्रोज, पके हुए फल से, सूखे मेवे से, सबसे मिलता है सुक्रोज। आपका ऑप्शन नंबर इसका डी होगा। ऊपर तो सभी से। अगला प्रश्न है, कार्बोहाइड्रेट के संगठन का निम्न में से कौन सा अंग नहीं है? कार्बोहाइड्रेट, प्रश्न क्या है, कार्बोहाइड्रेट के संगठन का निम्न में से कौन सा अंग नहीं है? तो नाइट्रोजन जो है नहीं है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट है। क्योंकि C6 कार्बन पाया जाता है, H12 ये भी पाया जाता है, O6 तो ऑक्सीजन भी पाया जाता है। तो कार्बन, हाइड्रोजन CH और आपका O इससे बनता है। ठीक है, C6H12O6 ये कार्बन मतलब कि एक प्रकार निर्मल फार्मूला होता है ग्लूकोज का। एक बार जितने भी लोग देख रहे हैं फटाफट से वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, स्टार्च की प्राप्ति का साधन है। स्टार्च की प्राप्ति का साधन क्या है भाई? तो जड़ बीजों से क्या होती है? जड़ और बीज से प्राप्त होती है क्या? स्टार्च। हमको ऑप्शन नंबर इसका भी करेक्ट है। अगला प्रश्न देखते हैं, पेड़ पौधों के हरे पत्तों में एक विशेष पदार्थ पाया जाता है, उसे क्या कहते हैं? तो पेड़ पौधों के हरे पत्तों में एक विशेष पदार्थ पाया जाता है, उसको हम क्लोरोफिल के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट है। अगला प्रश्न है, वह कौन सी शर्करा है जिसका मनुष्य में पोषण के रूप में कोई महत्व नहीं है? वह कौन सी शर्करा है जिसका मनुष्य शरीर में पोषण के रूप में कोई महत्व नहीं है? ग्लाइकोजन, सेलुलोज, स्टार्च, या फिर जो है डेक्सट्रीज। तो वह क्या है भाई? वो क्या है जिसका शरीर में कोई उपयोग नहीं है? वह कौन सी शर्करा है जिसका मनुष्य शरीर में पोषण के रूप में कोई महत्व नहीं है? तो सेलुलोज होती है। ऑप्शन नंबर इसका भी करेक्ट है। ठीक, इसको मनुष्य पचा भी नहीं पाता। अगला प्रश्न है, कार्बोहाइड्रेट प्राप्ति के शर्करा युक्त पदार्थ है। कार्बोहाइड्रेट प्राप्ति के शर्करा युक्त पदार्थ कौन है भाई? गुड़ है, या फिर बूरा है, शक्कर है, या उपरोक्त सभी है? शक्कर जो होता है कार्बोहाइड्रेट का, ये सबसे प्राप्ति का जो सबसे अधिक जो है एक प्रकार से पदार्थ है। जो आपका क्या भाई? शक्कर। ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा? सी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्रोटीन का कार्य प्रमुख मतलब प्रोटीन का प्रमुख कार्य है। प्रोटीन का प्रमुख कार्य क्या है भाई? प्रोटीन का प्रमुख कार्य क्या होता है? तो प्रोटीन का प्रमुख कार्य ये होता है आपका क्या, कि शरीर के कोषों व पाचक रस हार्मोन्स का निर्माण करना प्रोटीन का कार्य होता है। ऑप्शन नंबर इसका एक है। अगला प्रश्न देखते हैं, कार्बोहाइड्रेट के स्टार्च युक्त पदार्थ हैं। कार्बोहाइड्रेट के स्टार्च युक्त पदार्थ कौन है भाई? कार्बोहाइड्रेट, प्रश्न क्या है, कार्बोहाइड्रेट के स्टार्च युक्त पदार्थ कौन है भाई? तो बाजरा जो है वो क्या है? कार्बोहाइड्रेट का स्टार्च युक्त है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट है। अगला प्रश्न देखते हैं, दोहरी शर्करा कैसे कहते हैं? दोहरी शर्करा किसे कहते हैं भाई? दोहरी शर्करा किसे कहते हैं बताने का प्रयास करेंगे। दोहरी शर्करा किसे कहते हैं? तो वो दोहरी शर्करा कहते हैं किसको? सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज को ये है दोहरी शर्करा कहते हैं। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, सामान्य तौर पर रक्त में ग्लूकोज की मात्रा कितनी होती है? तो ये प्रश्न का उत्तर जो है आपको जो है ये जिसको पता हो आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। वैसे ये प्रश्न ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। ये प्रश्न हमने रखा, लेकिन इसका उत्तर जो है यहाँ पर नहीं है ना, हमने इसको गूगल किया, ज़्यादा समय नहीं था मेरे पास। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट का अच्छा स्रोत है? प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट का अच्छा स्रोत है भाई? बताने का प्रयास करें तो कौन अच्छा स्रोत है? फल, अनाज, दूध, सब्जियों में, इन सब में जो है कार्बोहाइड्रेट सबसे अच्छे मात्रा में पाया जाता है। किसमें? फलों में, अनाजों में, सब्जियों में, दूध वगैरह में। सॉरी,
हाँ बिल्कुल पाया जाता है। फलों में पाया जाता है कार्बोहाइड्रेट, सब्जियों में पाया जाता है, दूध जैसे जब मीठा होता है तो उसमें पाया जाता है, बाकी दूध में वैसे कार्बोहाइड्रेट अधिक मात्रा में नहीं पाया जाता तो नगण्य माना जाता है उसको। ठीक है, बात ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, वसा में एल्डिहाइड और कीटोन्स बनने की संपूर्ण क्रिया को क्या कहते हैं? प्रश्न क्या है? प्रश्न है कि वसा में एल्डिहाइड और कीटोन्स, वसा में एल्डिहाइड और कीटोन्स बनने की संपूर्ण क्रिया को क्या कहते हैं? तो इस संपूर्ण क्रिया को हम क्या कहते हैं भाई? रेंसिडिटी के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर इसका ये करेक्ट है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, वसा का निर्माण होता है। प्रश्न क्या है आपका भाई? प्रश्न है आपका, वसा का निर्माण होता है। वसा का निर्माण कहाँ पर होता है भाई? वसा का निर्माण होता है कहाँ पर होता है भाई? तो कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन से मिलकर के वसा का निर्माण होता है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट होगा। ओके, आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, वसा के निर्माणक तत्व हैं। वसा के निर्माणक तत्व कौन से हैं? बताने का प्रयास करें। तो वसा के निर्माणक तत्व कौन से हैं? ट्राइग्लिसराइड एवं वसीय अम्ल से मिलकर के क्या बनती है? वसा मिलती है। ऑप्शन नंबर इसका ये करेक्ट है। अगला प्रश्न है कि जब वसा को पानी के साथ फेंटा जाता है तो वसा अति सूक्ष्म कणों के रूप में द्रव पर तैरने लगती है, या क्रिया क्या कहलाती है? तो इस क्रिया को हम पायसीकरण के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं? पायसीकरण। जैसे आप देखे होंगे, जब पानी आपके पास है, मान लेते एक बाल्टी पानी है, उस पर आप तेल की बूंदें जो है छींट दें या तेल मिला दें उस पानी में, तो तेल की बूंदें जो होंगी छोटी छोटी मतलब की बन जाएंगी और उसी पानी पर क्या होने लगेंगी? तैरने लगेंगी। ओके, तो यही आपसे पूछ रहा है। तो आपका वसा जो होती है वो जो एक प्रकार से लचीला चीज़ें होती हैं, तिलहन वाली, वो होती हैं। अगला प्रश्न आपके समक्ष है कि वसा की अधिकता में मतलब वसा की अधिकता से कौन सा रोग हो जाता है? तो वसा की अधिकता से कौन सा रोग हो जाता है भाई? तो ओबेसिटी नामक रोग हो जाता है वसा की अधिकता से। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्रोटीन किसका बना होता है? प्रोटीन किसका बना होता है भाई? वसा का, या अमीनो एसिड का, या एटीपी का होता है, या फिर खनिज का होता है? तो जो प्रोटीन होता है वो खास करके किसका बना होता है? तो अमीनो एसिड से प्रोटीन जो है बना होता है। ऑप्शन नंबर इसका भी करेक्ट है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रोटीन की आवश्यकता को प्रभावित करने वाले कारक हैं। प्रोटीन की आवश्यकता को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं? शरीर का आकार, पाचन क्षमता, विशेष अवस्थाएं। तो प्रोटीन की आवश्यकता को प्रभावित करने वाले जो कारक है मेरे प्यारे दोस्तों, ये सभी कारक जो है आपके हैं। शरीर का आकार कैसा है, पाचन उस क्षमता उसकी कैसी, विशेष अवस्थाएं उसकी किस प्रकार किस अवस्था में है, तो वो सब जो है डिनोट करता है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट होगा, ये सभी। अगला प्रश्न देखिए भाई। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, आवश्यक अमीनो एसिड की संख्या होती है। आवश्यक अमीनो एसिड की संख्या कितनी होती है? तो 9 होती है। आवश्यक अमीनो एसिड की संख्या कितनी भाई? 9 है। अगला प्रश्न आप भी देखते हैं। अगला इसका बी होगा। अगला प्रश्न है आपके समक्ष, प्रोटीन प्राप्ति के साधन है। प्रोटीन प्राप्ति के साधन है, सोयाबीन से मिलती प्रोटीन, या मूंगफली से मिलती है, या सेम से मिलती है, या फिर इन सभी से मिलती है? तो भाई जाहिर सी बात है, प्रोटीन प्राप्ति के साधन है, यहाँ पर लिखा है बूंदी लगी। आपको ऐसे पता हो जाने कि बहुवचन में है, बहुवचन में होगा आपका, तो डी ऑप्शन राइट आंसर। ओके, अगला प्रश्न है, पुरुषों के लिए प्रोटीन की दैनिक आवश्यकता है। पुरुषों के लिए प्रोटीन की दैनिक आवश्यकता कितनी भाई? तो 60 ग्राम। 60 ग्राम अगर प्रोटीन दिन भर में मिल जाती है तो एक पुरुष के लिए ठीक ठाक है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न है, वानस्पतिक भोज्य पदार्थों से प्राप्त प्रोटीन कहलाती है। वानस्पतिक भोज्य पदार्थों से प्राप्त प्रोटीन कहलाती है, क्या कहलाती है भाई? वानस्पतिक प्रोटीन के नाम से जानी जाती है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट है। अगला प्रश्न देखो भाई। अगला प्रश्न आपके समक्ष आ चुका है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न आपके समक्ष आने वाले हैं। आपसे पूछा कि क्वा सरियोरकर जो है रोग की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? तो मतलब कब मतलब की गई थी? तो 1993 ईस्वी में की गई थी। ओके, दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? दूध में प्रोटीन के रूप में क्या होती है? क्रिस्टीन नामक प्रोटीन पाई थी। घेंघा रोग किस तत्व की कमी से होता है भाई? तो आयोडीन की कमी होती है, तो घेंघा नामक रोग हो जाता है। सोडियम प्राप्ति का अच्छा स्रोत कौन सा? नमक होता है। आयरन प्रचुर मात्रा में कहाँ पर होता है? प्रकृति में पाया जाता है। कैल्शियम का साधन स्रोत कौन सा नहीं होता है? पालक नहीं, बाकी दूध, दही, पनीर, घी, ये सब होते हैं। ओके, आगे समझते हैं। अगला प्रश्न है आपके समक्ष कि हमारे शरीर में, प्रश्न क्या है? प्रश्न है, हमारे शरीर में कौन सा अंग इलेक्ट्रोलाइट के स्तर को नियंत्रित करता है? हमारे शरीर में कौन सा अंग ऐसा है जो कि इलेक्ट्रोलाइट के स्तर को नियंत्रित करता है? तो गुर्दे होते हैं। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट है। अगला प्रश्न देखो भाई। अगला प्रश्न है, आंखों या पलकों के झपकने के लिए, आंखों या पलकों के झपकने के लिए किस खनिज लवण की अहम भूमिका होती है? तो आंखों या पलकों को झपकने के लिए जो खनिज लवण है वो आपका कैल्शियम होता है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट है। ओके, अगला प्रश्न है, सोडियम, पोटेशियम और क्लोराइड,
सोडियम, पोटेशियम तथा क्लोराइड किस तत्व के साथ मिलकर के शरीर का जो है एसिड बेस संतुलन बनाते हैं? तो एसिड बेस जो संतुलन होता है वो सोडियम, पोटेशियम और क्लोराइड किस तत्व के साथ मिलकर के बनाते हैं? तो बाइकार्बोनेट के साथ। ओके, जैसे सोडियम बाइकार्बोनेट, पोटेशियम बाइकार्बोनेट, क्लोराइड का जो है कार्बोनेट। ओके, अगला प्रश्न है मानव शरीर की अस्थियों में क्या मानव शरीर की अस्थियों में कौन से दो खनिज लवण की लवण अधिक मात्रा में पाए जाते हैं? प्रश्न क्या है कि मानव की शरीर अस्थियों में मतलब हड्डी जो है उसमें प्रश्न है कि मानव शरीर की अस्थियों में कौन से दो खनिज लवण अधिक मात्रा में पाए जाते हैं? तो भाई कौन से पाए जाते हैं? तो वो है कैल्शियम और फास्फोरस जो है वो हड्डियों में बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न। आगे समझते हैं भाई। अगला प्रश्न आपके समक्ष है कि मानव शरीर की अस्थियों में कौन से दो खनिज लवण अधिक मात्रा में पाए जाते हैं? तो कौन से भाई मानुष की शरीर की हड्डियों में? तो कैल्शियम और फास्फोरस की जो है उसकी मात्रा सबसे अधिक होती है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट होगा। एक बार सभी लोग फटाफट से वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा दबा करके। सभी दोस्तों के पास अपने वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। बीए, बीएससी, बीकॉम, बीएससी, एजी, बीएससी होम साइंस सभी की छात्राओं हेतु यह लेक्चर बहुत ही महत्वपूर्ण है। अनिवार्य विषय है। को करिकुलम जो सब्जेक्ट आपका है कोर्स है उसके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मॉडल पेपर मैं दे रहा हूँ, ऐसे ही प्रश्न आपके परीक्षा में आएंगे ऑब्जेक्टिव टाइप के। ओके, फटाफट से वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे। अगला प्रश्न है पोटेशियम किस विद्युत प्रवाह शरीर पोटेशियम किस विद्युत प्रवाह शरीर में प्रवाहित करता है? तो कौन सा विद्युत प्रवाह शरीर में प्रवाहित करता है भाई? निगेटिव, पॉजिटिव या फिर न्यूट्रल बताने का प्रयास करें। तो सोडियम तथा पोटेशियम जो होते हैं वो पॉजिटिव करते हैं। ऑप्शन नंबर क्या करते हैं भाई? पॉजिटिव करते हैं। ओके, पॉजिटिव करते हैं। पॉजिटिव कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर जो है बी में है, पॉजिटिव, बी वाला। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है लगभग 60% मैग्नीशियम शरीर में कहाँ पाया जाता है? मांसपेशियों में पाया जाता है या कंकाल में या हृदय में, फेफड़ों में? तो लगभग 60% जो मैग्नीशियम होता है शरीर में वो मांसपेशियों में ही पाया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है सोडियम तथा पोटेशियम किस तरह का विद्युत शरीर में प्रवाहित करते हैं? तो अभी भी हमने समझा कैसा करते हैं भाई? पॉजिटिव करते हैं। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है निम्न में से किसके बनने में मैग्नीशियम मददगार होता है? निम्न में से किसके बनने में मैग्नीशियम मददगार होता है? तो जो है किसके बनने, ब्लड के बनाने में या एटीपी के बनाने में या मायोग्लोबिन के बनाने में या फिर लाइबिनंग एसिड के बनाने में? फटाफट से बताने का प्रयास करें क्या होगा करेक्ट आंसर इसका। तो मैग्नीशियम किसके बनने में मददगार होता है भाई? तो वो होता है आपका लाइबिनंग एसिड बनने के लिए मैग्नीशियम जो होता है मददगार होता है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है विटामिन बी शरीर में प्रभावी किस के साथ मिलने से होता है? विटामिन बी शरीर में जो है प्रभावी किस के साथ मिलने के साथ होता है? जब विटामिन बी जो होता है आपका, जब विटामिन बी फास्फोरस के साथ मिलता है तो वो प्रभावी होता है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है आपके समक्ष पूछा जा सकता है एग्जाम्स में कि एक वयस्क मनुष्य को अपने प्रत्येक दिन में एक वयस्क मनुष्य को अपने प्रत्येक भोजन में प्रत्येक दिन औसतन कितना पोटेशियम लेना चाहिए? एक वयस्क मनुष्य को अपने भोजन में प्रत्येक दिन औसतन कितना पोटेशियम लेना चाहिए? तो कितना लेना चाहिए भैया? 40 मिलीग्राम लेना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी में दिया है 40 मिलीग्राम। अगला प्रश्न है गाजर, स्ट्रॉबेरीज, केला तथा फूल गोभी निम्न में से किसके अच्छे स्रोत हैं? मतलब इन सब में क्या पाया जाता है? विटामिन सी पाया जाता है इसमें या कैल्शियम या पोटेशियम या फास्फोरस, क्या पाया जाता है भाई? तो कैल्शियम जो होता है गाजर में पाया जाता है, स्ट्रॉबेरीज में पाया जाता है, केला में पाया जाता है, फूल गोभी में पाया जाता है, इसमें कैल्शियम पाया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके समक्ष आ चुका है। अगला प्रश्न क्या है कि शरीर के लिए कैल्शियम का कार्य है। शरीर के लिए कैल्शियम का कार्य बताने का प्रयास करें। शरीर के लिए कैल्शियम का कार्य है, बताएं। शरीर के लिए कैल्शियम का कार्य है। शरीर के लिए कैल्शियम का कार्य क्या है? मलमूत्र के माध्यम से शरीर के लिए कैल्शियम का कार्य है मलमूत्र के माध्यम से, पसीने के माध्यम से, श्वसन क्रिया के द्वारा। तो शरीर के लिए कैल्शियम का कार्य क्या है भाई? तो ये जो है कैल्शियम जो होता है मलमूत्र के माध्यम से भी ए और पसीने के माध्यम से भी। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा? ए और बी दोनों के। ऑप्शन नंबर इसका डी होगा।
अगला प्रश्न है, विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? सभी को पता है, स्कर्वी विटामिन सी की कमी से होता है, विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी होता है, विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है आपका, घेंघा जो होता है आपका आयोडीन की कमी से होता है, विटामिन की कमी से नहीं होता है। ओके, खनिज लवण की कमी से होने वाला रोग है घेंघा। अगला प्रश्न है, किस विटामिन का प्रमुख कार्य नेत्र ज्योति ठीक करना है? तो किस विटामिन का कार्य भाई? नेत्र ज्योति माने कि होता है आंख में अच्छा दिखाएगा, तो रतौंधी में कम दिखाई पड़ता है सायंकाल में, तो विटामिन ए अगर आपके शरीर में कम होता है तो ये आंख से कम आपको दिखाई पड़ने लगता है थोड़े सायंकाल में ही। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा? बी। अगर विटामिन ए की मात्रा आप में प्रचुर है, अधिक है, ठीक ठाक है, तो आपको अच्छा दिखाई पड़ेगा। अगला प्रश्न है, विटामिन के की खोज कब की गई? विटामिन के की खोज जो है कब की गई भाई? तो 1934 में विटामिन के की खोज हुई थी। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बेरी बेरी रोग निम्न में से किस विटामिन की कमी से होता है? तो बेरी बेरी जो होता है भाई, बेरी बेरी नामक जो रोग है वो विटामिन बी की कमी से होता है। किसके? विटामिन बी की कमी से होता है। विटामिन बी को किस नाम से जाना जाता है? थायमीन के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट है। ओके, तो थायमीन में दिया है, थायमीन ए में दिया है। अगला प्रश्न है, प्रजनन शक्ति में कमी किस विटामिन के अभाव में होती है? अर्थात किस विटामिन की कमी से प्रजनन शक्ति में कमी आ जाती है? तो विटामिन ई अगर आप में कम है तो प्रजनन शक्ति की आपके अंदर कमी आ जाती है। ओके, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट है। अगला प्रश्न है, नियासिन की प्राप्ति का मुख्य साधन क्या है? नियासिन की प्राप्ति का मुख्य साधन क्या है भाई? नियासिन की प्राप्ति का जो मुख्य साधन है वो क्या है भाई? खमीर जो होता है वो है। ऑप्शन नंबर इसका डी है। अगला प्रश्न देखते हैं, बेरी बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है?